अस्सलामुअलैकुम। वॉइस जो ममनू ना रहा कि 67 बहुत ही शॉकिंग और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो हो गई तैयारी जाने की। महब आज सुबह से हवेली मौजूद नहीं था। आयसने से सुबह सुबह काल के आलम हाउस की सिक्योरिटी जाकर देखने का कहा था, क्योंकि वो आलिया के शौक की तरह से किसी फसाद के लिए फिक्रमंद था। जबकि वो जहान अंकल से भी पार्क में मिलकर आया, जहाँ वो ज़ियान जॉगिंग करते थे। आयसने इसे ये फरीजा दिया था कि वो ज़ियान जहाँ दोनों को हकीकत बताए, लेकिन दोनों ने तमाम सच्चाई सुनने के बाद तहम्मुल से काम लिया। जिसकी महब को खुशी थी 11 तक वापस हवेली आया तो कंदील से जोए के जाने का सुने सीधा कमरे में आया, जहाँ वो माँ का गिफ्ट किया। बहुत उपसम मगर लाइट सा मैरून कलर जोड़ा पहने तैयार होकर बस बाल बना रही थी। महब की पुकार पर बाल वैसे ही खुले छोड़ती पलटी आंखें से देख कर ठंडी हुई। हाँ, तुम कहाँ थे? सुबह से कुछ पता चला? साहिर का जोहने से करीब आकर रुकता देखी। दोनों हाथों में महब का चेहरा बड़ा सा ट्राउजर और हाफ स्लीव टी शर्ट में वो कदावर वजीर साथ लग रहा था। उससे चेहरे पर उदासी का पहरा था। महब को सुबह ही आयस ने साहिर को लगती गोली का बताया। बाकी सच्चाई भी थाई पुलिस सर्च रेंजर सब तलाश पर लगे हैं काफ़ी घंटों से। ना सिर्फ वहाँ बल्कि आसपास के इलाकों में भी तलाश शुरू की जा चुकी है। महब ने इसे देखते बारी पट की आवाज़ से बताया। जोहने उसके करीब से रखते तेलियों को महब के गर्दन की तरफ सरकाते करीब आए। दोनों गालों पर प्यार किया। इंशाल्लाह वो जल्द मिलेगी। अब तुम रोक लो मुझे महब, मैं रुक जाऊंगी। उसकी बेचैनी वहाँ पे। महब ने उसकी पूंछ पर हाथ फेरते नरमी से उसकी सांसें मुंतशिर करते होठों की खुशबू महसूस करते ही चेहरा पीछे सरकाया। अंदाज में कोई जुनून या तड़प ना थी। मैं तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ, ये नहीं कि तुम मुझे संभालती रहो। ये मैं जल्दी आऊँगा तुमसे मिलने। तुम्हें अपनी ज़िंदगी मेरे लिए नहीं रोकनी, ये मेरी ख्वाहिश है। वो उसकी आंखों में झाँका पर जोए के लिए इस लम्हा बाप और बाई से कीमती मुहिब था। लेकिन फंजाम के डॉक्टर से जिन बुलवा रहे थे तभी वो रुक नहीं सकती थी। जैसा भी था वो उसका बाप था। मोहब्बत संभालना ही होती है। मुहिब, तुमने भी तो मुझे संभाला है। पॉप्स के आखिरी वक्त में उनके साथ रहना चाहती हूँ, ताकि उनको उनकी गुनाहों पर पछताता देख सकूँ। सिर्फ यही मुझे सुकून देगा। मम्मी और दादी की रूह को चैन देगा। जैसे उन्होंने इन दो को तड़पा कर मारा है, मैं ऐसी ही तड़प में इस शख्स को देखना चाहती हूँ। मेरी पॉप से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो नफरत से मुकाबला नहीं कर सकती। ये सब कहते जोई की आवाज़ भीगी तो मुहब ने से पकड़कर अपने सीने लगाए, बेंच डाला। दोनों के दिल कहीं न कहीं तकलीफ में थे और ये गले लगना दोनों के लिए मुख्तसर राहत बना। मेरा तुम्हें जाने देने का फैसला इसी सबब था, वरना एक लम्हा तुम्हें खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं है। अब जो है उसके फाइनली एक और इकरार पर दिल तक खिल उठी। यही तो जानना चाहती थी कि कितनी अनमोल है। फिर ये साठ झटक के सामने ही दोनों की आंखों में अकीदत और मोहब्बत थी। तुम बहुत अच्छे हो मुहिब, हर चीज़ के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तुम ना होते तो मेरी ज़िंदगी अब तक बदकिस्मत में शुमार होती। तुमने मेरी वैल्यू बढ़ाई है मोहब्बत करके। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। जो फीलिंग्स मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं वो कभी किसी के लिए पैदा नहीं हुई थी। झूठ और फरेब था। तुमसे पहले सब अधूरा नामुकम्मल था। तुमने मुझे कितना कुछ दिया है बताने, लगूँ रात बीत जाए उसके सामने अपने दिल की हर बात कह देना चाहती थी। कि मुहिब की हालत इस वक्त हिसन ज़्यादा थी। जिन जुमलों जिन लफ्ज़ों की तसत आज मेहरबान थे, जिन होठों की नरमियाँ, जिन आंखों की नज़र, जिस दिल की गर्माहट उसकी हसरत थी, आज उसका गुरूर और मलकियत थे। आई नो एवरीथिंग जो है। अपना ख्याल रखना बिल्कुल वैसे जैसा मेरा रखने लगी हो। तुम ऐसे ही हमेशा चाहिए हो। मेरी तकलीफ बुलाती हो। मिस यू सो मच। जिस बात गर्मा तो हो चुकी थी तभी उसके मिलते मुहिब की अलविदाई बॉस से नहीं जोई की लम्हा पर सारी हिस्सें सल्ब की थी, पर उसकी ज़मीन बॉस होते वजूद को फौरी बाजों में सार संभाल कर अपनी बेजा तलब गुस्ताही की फौरी तलाफ़ी कर चुका था। आई मिस यू टू नज़र मिलानी मुश्किल थी, क्योंकि बीच में फंसूर जगह था। इस बार वो इसे बहुत शिद्दत से चाहता था। उसके छूने में इस पर नरमी नहीं, सिर्फ दिल के जज्बात का अलाव था। पहली बार था वैसे है से बड़ा देखकर पागल होते होते बचा। फिर अपने जज्बात पर काबू पाते उसके खुद बाल बांधे। झुककर उसकी गर्दन की दाएं तरफ बनती लकीर पर होठों को रखकर अपनी बेलगाम तशनी को किनारा बख्शते जोए को मुश्किल से गुजारा। और जब उसकी बढ़ती तलब पर घबरा कर उसने सिमटने लगी तो मोहिब बिलोज एहतरामन सब कुछ अधूरा छोड़े से अपने रूह चलाते एहसास से फौरी ज़ात के दूर हुए। जोए ने पलट के से बुखलाई नजरों में लेते मोहिब की बहकी बहकी नज़र से कतराते फौर काउच पर झुक अपनी चादर बैग उठाया, नजरें झुकाए पास आई। मोहिब ने झुककर उसकी जबी चुबी हाथ पकड़े साथ लिए रवाना हुआ। मेरी प्यारी बेटी, ये कुछ माम भी आती जाती रहना, यूं ही एक दो दिन के लिए ही सही, बाकी फ़ोन पर तो मैं तुम्हारा सर खाती रहूँगी। जोया ने फरजाना खानम की मोहब्बत भरी ताकीद पर फ़ौरन को गले लगाया। माँ, आप जब चाहे मुझ से कह दीजिएगा, ये आपको मेरे पास छोड़ जाएगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा, आपको चुरा कर साथ ले जाऊँ। जोई की तजवीज़ इस बच्ची पर कुर्बान फिदावारी करवागी। मुहिब और कंदील की आंखों में नरमी और मोहब्बत थी। मैं खुद चुराई जाने पर राजी हो जाती, लेकिन सुकून अपने घर में ही है। लेकिन मैं ज़रूर आया करूँगी मिलने। वादा पूरी हो गई हूँ, दिल तो जवान है। आसूदगी से जोई की पेशानी चूमते से भी मसरूर किया, चारों मुस्कुराए। जोई कंदील से भी गले लगी और फिर अपनी झटमुठी मारफ्ता से इंतजार का रूप धारती आंखों में जाके जो अपना खूबसूरत ऊपर किसी हाथ फैलाए थाम लेने का मुंतजिर था। कंदील और माँ की तरफ इजाज़त तलब नजर डालती वो महब का हाथ थामे चली गई। कंदील ने उदास होती हानम को फौरन खुद से लगाया। जबकि बाहर पोर्च में आते ही जोया ने चादर खोलकर अपने इर्द गिर्द फैलाई। बैग उसका महब पहले ही गाड़ी में रखवा चुका था। एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो मुझे, ये ख्वाब तो नहीं? कोई की हैरत तब खुशी बनी जब इसे फ्रंट सीट खोल कर बैठता दिखे। खुद भी तो उसी तरफ आते बैठी। जब मेरी और तुम्हारी मोहब्बत ताबीर पाकर खूबसूरत हकीकत बन गई है तो ये कैसे ख्वाब रह जाए? यू लाइक इट? उसे लाजवाब के साथ जर्दा भी कर गया। फिर उसके गले लेगी जो फिर से उसकी तरफ से थैंक यू था बहुत ज़्यादा मेरी जान। जज़ब ने जोई की आवाज़ बारी की, जबकि महब इसके बहकाते नगोश से जैसे हड़बड़ाते दूर होकर बचा। जोई वापस ठीक से बैठती बीनी बीनी मुस्काई। तुम अभी मुझे ये मत कहो। इसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। चलना चाहिए। गुरेज उसका जान लेवा था। जोई इस वक्त को सोच कर अभी से खौफज़दा हुई थी जब वो एक दूसरे को मुकम्मल होते, जबकि दोनों ने एक आखिरी बोलती आंखें एक दूसरे पर डाली और मुस्कुराकर चेहरे सीधे कर लिए।
यासिर और बुशरा के तो वहम गुमान में भी ना था कि जिस बाकिर को दोनों ने बच्चों से पाला वो कई दिन से उन्हीं की मौसम को दबोचने के मकरूब प्लान बना रहा है। ईमान उस पर नाश्ते के बाद शॉपिंग के लिए निकली तो बाकिर उसके गुंडे दोस्त के आदमियों ने सियाह वैन पीछे ही दौड़ाई। अशफा और ईमान काफ़ी दिन बाद यूँ पूरा दिन आउटिंग की प्लान बनाए निकली थी। ड्राइवर दिलशेर साहब भी हमरा थे। पहले दोनों मॉल गई, ईमान ने अपनी कुछ चीज़ें ली, फिर दोनों ने चंद नए ड्रेस, जूते और कॉस्मेटिक का सामान खरीदा। फिर कैफ़े में रुककर रिफ्रेशमेंट लिए। लेकिन जब वो दोनों सिनेमा जाने के लिए रवाना हुई तभी रास्ते में सुनसान सड़क पर एक सियाह वैन अचानक सामने आ रुकी। दिलशेर ने ब्रेक लगाई तो गाड़ी चिड़चिड़ाती भयानक आवाज़ के संग जब रुकी तो मुस्कुराकर पीछे बैठी बातें करती ईमान और अशफा भी डरी। क्या हुआ दिलशेर अंकल? अशफा ने उनकी सीट की ओर झुकते पूछा, लेकिन सामने वैन से निकलते 3-4 नकाबपोशों को देखकर अशफा और ईमान दोनों की आंखों की पुतलियां खौफ और हरास से ठहरी। खुदा गारत करेगी, ये कहाँ से पीछे पड़ गया? आप दोनों हिलना मत, मैं देखता हूँ। दिलशेर साहब ने डैशबोर्ड की जानिब रखी गन उठाए, अशफा और ईमान को मोहतात किया और खुद बाहर निकले। लेकिन सामने से आते आदमी के पास भी गन थी। एक ही झटके से इसने दिलशेर को गिरबान से पकड़े, उसके पेट में कुटना मारे, ज़मीन पर पटखा गन छूटकर गाड़ी के नीचे चली गई। जबकि ईमान और अशफा की खौफ से आंखें थमी। मगर इससे पहले वो चीख कर शोर मचाकर किसी को मदद को पुकारती, इस बाकिर के हायर की बदमाश ने ईमान के बजाय अशफा की कलाई पकड़ी। ईमान ने चीख कर अशफा को इससे छुड़वाना चाहा, मगर इस आदमी ने गन ईमान पर तानी तो वो सहम गई। अशफा ने लाख मजामत की, मगर वो आदमी से वहशियों की तरह घसीट कर गाड़ी से निकालता हुआ बाहर लाया। ईमान को लगा उसके वजूद से जान से रख गया जब इस आदमी ने अशफा की चीखें गोदने को मुंह पर रुमाल दबाया। कौन हो तुम बदबख्तो, छोड़ दो इसे। ईमान ने इस वहशी आदमी की पुश की तरफ से गर्दन में अपनी रिंग का कोना मारते चीख कर रोका, लेकिन उसे पकड़कर धक्का देते अशफा को बेहोश करते ही वहाँ से फरार हुई। ईमान इस धक्के से बहुत बुरा सड़क के किनारे पटकती, मगर दिलशेर साहब ने बरवक्त तकलीफ के बावजूद संभल और उठकर ईमान को सहारा दिया। गिरने से तो वो बच गई, मगर ऐसा लग रहा था वो लोग अशफा को नहीं, ईमान की जान निकाल कर ले गए हैं। बच्चे रो मत, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, ये जो भी है मरेगा बुरी मौत। दिलशेर साहब ने रोती ईमान को समझाया, मगर वो सरनफी में हिलाती फौरी गाड़ी की तरफ गई और अपना फ़ोन निकाला। जोए का नंबर इसने पहले ही सेव कर रखा था। इस वक्त कुछ समझ न आई तो सीधा जोए को कॉल की ताकि मोहिब बलोच का नंबर ले सके। वो लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे जब जोए अपने फ़ोन पर ईमान की आती कॉल पर परेशान हुई। ईमान की भाभी तुम्हें कॉल क्यों कर रही हैं? मोहिब ने फौरी गाड़ी रोकी, अचंभे से इस्तफसार के लहजे में परेशानी खुली। पता नहीं, पूछती हूँ। जोए की परेशानी भी बड़ी, फ़ौरन कॉल उठाई। ईमान कैसी हो? इस बार मैं तुमसे मिल नहीं सकी, लेकिन अगली बार ज़रूर। जोए को लगा शायद वो मिलने के लिए कॉल करके याद दहानी करवा रही है, लेकिन ईमान को पता ही नहीं था वो पाकिस्तान आई है। जोए, मोहिब भाई का नंबर है तुम्हारे पास? मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ, ना भैया पाकिस्तान है, ना अनान, ना साहिर, इन्हें कहो हमारी मदद करें प्लीज़। ईमान ने इस वक्त ये समझदारी का मुजाहरा किया, क्योंकि पुलिस से तो वो ईमान खौफज़दा थी, ऊपर से अशफा के लिए वो देरी का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। हाँ ईमान, वो मेरे साथ ही है, मैं पाकिस्तान आई हुई, ये लो बात करो। जोया ने घबराकर फौरी फ़ोन मोहिब को थमाया। मोहिब को ईमान ने सब बताकर गाड़ी से निकलने पर मजबूर किया। प्लीज़ मोहिब भाई, मेरी अशफा को बचा लें, वो इस वक्त कोई नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। वो लड़की है, इसलिए मैं पुलिस पर एतबार नहीं कर सकती। मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट किया है। ईमान की डूबी आवाज़ में सुने आखिरी जुमले पर मोहिब को कुछ पुरसुकून हुआ। रिलैक्स हो जाएं भाभी, मुझे नंबर फौरी टेक्स्ट करें और अपनी लोकेशन भी। अशफा को कुछ नहीं होने दूंगा, आप संभालें खुद को। मोहिब ने तसल्ली देते समझाया तो ईमान ने सर हिलाते कॉल बंद की और फ़ौरन वो नंबर लिखकर मोहिब को भेजा। फौरी इस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करो, ये गाड़ी जहाँ है खोद कर निकालो। फौरी, इट्स अर्जेंट, ये गाड़ी शहर के दूध से निकलनी नहीं चाहिए, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मोहिब को सुहान के यहाँ वाले आदमी को हदायत देती देखी जोए भी गाड़ी से बाहर निकली, मगर मोहिब के फ़ोन पर आते मैसेज पर रुकी। वो उसकी फ़्लाइट के 8 घंटे लेट होने का नोटिफिकेशन था। अजीब सी खुशी हुई कि मोहिब के साथ रहेगी। मोहिब, मेरी फ़्लाइट 8 घंटे डिले हो गई, सब ठीक है? जोए के करीब रुकने पर मोहिब ने उसकी कॉल प्यार से सलाई। हान की लाडली बहन खतरे में है, मुझे जाना होगा, तुम्हें हवेली ड्रॉप कर देता हूँ पहले। मोहिब के बताने पर जोए भी रुहानसी हुई। अशफा के लिए उसके दिल में एक नरम जगह थी। नहीं मोहिब, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, प्लीज़ मना मत करो। जोए की बात रद्द करने का मोहिब के पास वक्त नहीं था, तभी मान गया। दोनों फ़ौरन वापसी के लिए रवाना हुए। आखिर किसकी जरूरत हुई जहान जिब्रान खान की बेटी को अगवा करने की? इसकी कब्र न खोदती तो मेरा नाम भी जहान नहीं। जैसे तैसे ईमान कर पहुंची तो अशफा के किडनैप होने की खबर मुनीरा और जहान के पैरों तले से ज़मीन सरका गई। जियान भी मामला सुनकर फौरी कराए, पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, मगर मोहिब पहले ही गाड़ी ट्रेस करवा के लोकेशन मिलते ही रवाना हो चुका था। बाकी की तरह उसका गुंडा दोस्त भी अनाड़ी था। संभालो खुद को जहान, हम ढूंढ लेंगे अशफा को। जियान ने उठकर वे बड़े शेर को दबोचना जहाँ पर जहाँ ने यूँ देखा कि जहान के दिल तक कर फैल गया। साहिर वाली बात पहले ही दोनों वह यार बमुश्किल सह रहे थे। दोनों ने बैग पर खिंचकियाँ भरकर रोती मुनीरा को देखा जो बहुत साहिबा के सीने लगी थी, और ईमान ने दादू का एक हाथ घबराए थाम रखा था। कैसे संभालू जहान, मेरे दोनों बच्चे मुसलसल तकलीफ में गिरते जा रहे हैं, और मैं जिसके पास दुनिया की हर नेमत है इतना बेबस बाप बन चुका हूँ कि कुछ कर ही नहीं पा रहा। बहुत जब से जहान की आवाज़ हल्क से सरगोशी बने निकली तो जहान ने उससे लगाते कर बनाक होते बेंचा, कमज़ोर नहीं पड़ना हमें मेरे यार, वरना ये औरतें तो रो रो कर खुद को ख़त्म कर लेंगी। अल्लाह से नाउमीद नहीं होते। मोहिब ने कहा है वो पुलिस से पहले हमारी इश्क को ढूंढ लेगा। भरोसा रखिए, यही समझ के वो अपनी बहन को बचाने गया है।
ज़ियान ने गले लगाकर हौसला दिया, पर इस वक्त इस बाप की हालत काबिल रहम थी। कौन थे आखिर वो बदबख्त, क्या चाहते थे? ईमान जो रोना पर मुश्किल दबाए बैठी थी। दादो के पूछने पर इसकी पता नहीं दादो, लेकिन सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर जाती, ना ये हादसा होता। ईमान की आंखें नमी से लबालब में हुई तो दादो ने इसे भी एक जानिब से अपने सीने से लिपटाया। ना मेरा बच्चा, इसे खुद को इल्ज़ाम देकर तकलीफ़ नहीं देते। हौसला करो, तुम दोनों, मिल जाएगा मेरा सोना बच्चा। देखना, दादो ही ज़रा हौसले में थी, वरना मुनीरा और ईमान तो खुद को संभाल लेती, यही बहुत था। साहिर को कंधे पर लगती गोली ने उसकी पसली तक असर पहुंचाया था। सुबह तो इसे गुस्से में दर्द महसूस ना हुए, लेकिन उसके बाद उसकी तकलीफ इसे होश से पूरा दिन बेगाना कर गई। उसकी गोली वो पॉइंट था जिसने सोजियो कोलोना को न चाहते हुए भी शक में डाल दिया था कि वो कोई जासूस हो सकता है। फिर आइलैंड के चंद मुअज़्ज़िज़ीन दोपहर के खाने पर जमा हुए। उनकी गुफ्तगू का मौजू वो अनजान ज़ख्मी था। सबने अपनी मुख्तलिफ राय दी। किसी के ख्याल में वो एक मासूम स्याह है जो किसी की नाहक गोली का शिकार हो गया है। किसी ने कहा कि वो खतरनाक मुखालिफ गैंग का जासूस है। किसी ने इसे दुश्मन मुल्क का फौजी तक कह दिया, जबकि उसकी सुबह वाली खतरनाक वहशी टोन ने सूजी को भी उसके सादा आम आदमी होने पर यकीन करने से रोक रखा था। फिर उसका गन छीनने का अंदाज, उसकी आंखों की बेखौफी और चमक, इतनी तकलीफ सह जाना। बहुत से मामलात सूजी थे के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, पर वो खामोशी से सबकी राय सुन रही थी। सूझ चुके यहाँ के फांसी गैंग के सरदार थे। तभी हतमी फैसला इसी का होना था। जैकब नामी आदमी जो रोना का बॉयफ्रेंड था, असल आग और तशवीश इससे लगी कि उसकी राय भी साहिर को दुश्मन जासूस साबित करने वाले मुअज़्ज़िज़ीन की जैसी थी। आखिर सबकी राय जानने के बाद सूजी ने फैसला कर दिया कि वो इसे कुछ दिन परखेगी। का जश्न पहली करती साहिर को जानने का। सब जाहिर सूजी पर यकीन करते हुए मान गई, लेकिन जैकब की अक्सर नहीं हुई थी। वो उसकी जल्दी आंखों से साफ यहाँ था। ऊपर से सूजी का इस आदमी की तरफ नर्म रवैया और झुकाव भी जैकब के गुस्से का सबब बनता नजर आ रहा था। और इस बीच साहिर को कोई होश ना था कि वो कहाँ है। बस कब्र में जिंदा में गड़ने जिस कैफी थी जो आज जागे ख्वासों पर तारी थी। अभी ये किसकी छोरी को उठा लाया है? नहीं, उसकी नंद है। बेहोश को कंधे पर डाली टाट वाली जमीन पर लिटाता संजू नमी आदमी पीछे हटा तो बाकर ने नींव अंधेरे में डूबे कॉटेज के बावजूद बाहर से अंदर आती रोशनी के सब जब अशफा का चेहरा देखा तो तैर से बलबलाकर संजू को गिरबान से दबोचे दाड़ा। अबे वही है ना? हाँ, जहां हन की कर की छोड़ी आंखें खोलकर देखी तो दो थी। मुझे लगा दोनों इसी घर की हैं, तो काम दोनों से बराबर निकलेगा। तभी बिना सोचे उठा लाया। संजू की बकवास याद सुने बाकर का मीटर घुमा गिरबान झटकर से पड़े तो खेलते हुए उस बेजान जमीन पर पड़े नाजुक वजूद के पास दो जानों बैठो। किसी और काम आ सकती है। संजू के लिए खूबसूरत ना होती तो मैं तेरी इस गलती पर जान ले लेता। बाकी का भाषा तो शुरू से जवाब देने पर संजू ने से पकड़ कर उठाया। बात सुन, पहले पैसे वसूल कर जो हमारा प्लान है, ये ना हो पैसों से भी जाए और लड़की से भी। खानदान है, लेकिन हाथ भी लंबे होकर जल्द पुलिस ढूंढ लेगी। तेरी हवस के चक्कर में जेल की चक्की नहीं पी सका। संजू समझ इस बात को। संजू ने कुर्दरे तंतनाते लहजे में बाकर को होश दिलाई, जिस पर जबड़े पहनते जबरन सर हिलाए वहां से निकला। संजू ने बेशपा के बंदे हाथ और मुंह पर लगी टेप पर ससरी नजर डाली। बाकी के पीछे ही लपका। इन दो का प्लान था कि जहान को कहा किसी पीसीओ से करेंगे। तभी वहीं पास की किराने की दुकान का फोन चुना। जहान का नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन बाकर और संजू पहले ही निकलवा चुके थे। जहां जो इस तरह अंदाजे सिटिंग एरिया में ठहर रहे थे। फोन बजने पर फौरी कॉल पिक की। 50 लाख की रकम के बदले बेटी ले जा अपनी जहान जिब्रान, लेकिन अगर पुलिस को इतला देगा पैसे भी जाएंगे और तेरी नाजुक बेटी भी। बाकर ने भी बारी आवाज़ की। जहान की आवाज़ जोड़ी, जबकि संजू ने करियाने वाले का ध्यान भटकाए रखा। जलील मरदूद है कौन तू? जहान की दाढ़ पर ज़ियान, ईमान, मनीरा बहुत साहब भी घबरा कर उठते दौड़े। जहान की तरफ सबके चेहरों पर सफ़ेदी चाहिए थी। बाकर ने हवासे से कहकर लगाया, मैं उन्हीं ज़रूरतमंदों में से एक कमीना हूँ जिसको तेरी बहू चुप चुप कर मगर दिल खोल कर पैसे बांटती रही है। सोचा इसे और तुम्हारे खानदान को इस गरीब चुन चुन कर पैसे बांटने की जहमत से बचाकर एक ही बार तगड़ी अमाउंट निकलवा लो। तुम लोगों की भी जान हुलासी और हम भी एक बार सुखी हो जाएं। वैसे तेरी बहू को उठवाना था, मेरे आदमी से गलती हुई, लगता है तेरी बेटी हाथ लग गई। पुअर गर्ल। बाकर की बकवास जहान की आंखों में खून उतार लाई। तभी तो जिन नज़रों से जहान जिब्रान खान ने अफसरदा ईमान को देखा, वो नज़र ईमान तक का दिल लर्ज आ गई। पहली बार जहान अंकल की ऐसी नज़र देखी थी जिसे वो सारी उम्र बुला नहीं सकती थी। कहाँ पैसे भेजने हैं बों कुत्ते? हाँ ने हल्क पाटते कहा, जिस पर बाकी ने पास के ही ज़ेरे तमीर किसी पुल के नीचे की खुफिया जगह बताई। इस पुल के नीचे पैसों का बैग रखकर पीछे मुड़े बिना वापस लौट जाना। अगले 1 घंटे तक तेरी बेटी बहिफाजत पहुंच जाएगी। बाबा आए महजूद मस्त लहजे में बाकर ने कहती कॉल ऑफ की और संजू को आंख से इशारा करता फौरी वहां से निकला। जबकि जहान ने फ़ोन बंद करते ही ईमान की तरफ रुख किया। हर कोई जहान के तेवरों से डरा। कैसे किसे पैसे बांटती रही हो तुम ईमान? हाँ, जहान पहली बार ईमान पर चिल्लाए थे, जबकि ईमान समझ ना पाई हो क्या रहा है। बाकी सबका दिल भी दहला जहन माउफ था। फिर भी ईमान को बेला याद आई तो आंखें आंसुओं से भरी। जहान अकल वो एक गरीब बच्ची थी, स्कूल जाना चाहती थी, उसकी माँ की मदद की थी बस 2 बार की। क्या इस वजह से हुआ सब? ईमान की रंदी आवाज़ पर काबू पाते बताया, जबकि जहान का बस न चला, इसे झंझोड़ देते। खुद ज़ियान हौनक होते ईमान को देखने लगे। जी, इसी वजह से हुआ। अगर अशफाक को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी ईमान, याद रखना। जहान से मजीद खड़े रहना मुश्किल हुआ तो गुस्से पर लाख बंद बांधने के बावजूद वो ईमान को डांट करके ज़ियान ने लपक कर रोती ईमान को उससे लगाया। जबकि मुनीरा बहुत साहिबा तो सदमे में थी। ईमान, मेरी गुड़िया उदास नहीं होना, वो गुस्से में है। मेरा बच्चा सब ठीक कर लेंगे हम, प्लीज़ ईमान का ख्याल रखिएगा आप दोनों। मैं जहान के साथ जा रहा हूँ। अपनी रोती बेटी किस बाप से बर्दाश्त होती, लेकिन इस वक्त वो ईमान को इस नेकी पर शाबाश देने के काबिल भी ना थे। फौरी मुनीरा और बख्त साहिबा की जानिब तासुफ से देख कर कहते गए तो ईमान गिरने के अंदाज में काउच पर बैठी। ईमान, ये कैसी बेवकूफ़ी की है तुमने? मुनीरा का दिल भी ज़रा सख्त पड़ा, जबकि बख्त साहिबा को बस रोती ईमान की फ़िक्र थी।
तभी उन्होंने मनीरा को आंखें निकाली तो वो दिल बर्दाश्त सी वहाँ से चली गई। दादो मैं जो भी करती हूँ गलत हो जाता है, इससे बड़ी तकलीफ़ और क्या होगी कि मेरे हाथों मेरी सहेली का मुसलसल बुरा होता जा रहा है। उसे कुछ हुआ तो किसी और का तो पता नहीं, मैं खुद को माफ़ करने के काबिल नहीं रहूँगी। ईमान के बेकाबू आंसुओं पर बस साहिबा ने पास बैठते ही सबने सीने लगाया। ऐसा मत बोल पुत्र, कुछ नहीं हुआ अशबू को, रो मत, मेरा बच्चा खुद को इल्ज़ाम ना दे, ये दुनिया है ही बहुत गंदी, ना मेरा बच्चा, बस बस। दादो की तसल्ली से संभाल नहीं सकी, उसको जहान और मनीरा की नाराज़ आंखें निकल रही थी। जहाँ जा रही थी, दादो मैंने तो बहन बनकर मदद की थी इस औरत की, इस बच्ची पर प्यार आया था, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। दादो अगर अशफा को कुछ हुआ तो मैं अनान और साहिर को क्या जवाब दूंगी। ईमान की तकलीफ बढ़ती गई, लेकिन इस वक्त गुलबग साहिबा के पास कोई जवाब न था, ना ईमान के आंसू रोक पाने की सलाहियत। सोकर सुकून मिला। कुछ नाश्ते के बाद आयश ने इसे सख्ती से कुछ देर नींद की 2 टैबलेट देकर सुलाया तो वो कुछ घंटे सो गया। जब उठा तो आयश वापस होटल से लम्हे से देखने आया। नान को जैकेट पहनकर नक्श इख्तियार देखे आयश ने रूम में एंटर होते पूछा तो वो पलटा। ऐसे सवाल करके गुस्सा मत दिलाएं लाला, वो गुस्से से बिगड़ा। इसने करीब आकर रुकते उसको शानों से थामा। अच्छी खबर मिली है, कहीं से ना तो कोई लाश मिली है ना किसी के जख्मी होने की खबर, हर जगह तलाश मुकम्मल हो गई है। यानी मेरा शक ठीक था कि साहिर को मदद मिल गई है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम साहिर के खुद हमसे राब्ते का इंतज़ार करें या फिर इस समंदर से मलहिका 7 से 8 बड़े और छोटे तमाम जजीरों पर तलाश शुरू करवाएं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा, महीने लग सकते हैं। अव्वल तो परमिशन का मसला है, इसे वक्त लगेगा, फिर अगला प्रोसेस होगा। आज ने उसकी हफ्की बामते जो खबर दी वो अनान की चिड़ और गुस्से को काफ़ी हद तक ठंडा कर गई। इंतजार नहीं कर सकते, वो जख्मी है लाला, पता नहीं इसे राब्ते के लिए कुछ ढूंढने में कितना वक्त लग जाए। गोली उसके कंधे में गड़ गई थी, तकलीफ सख्त होगी। इसे ऊपर से जिस बुलंदी से वो गिरा, अब मुझसे बेहतर जानते हैं कि पानी में भी इतनी बुलंदी से गिरना कितनी अंदरूनी चोटों का सबब बनता है। अब खुद तलाश कर शुरू करवा दें, अगर वो जिंदा है तो उसे जल्द मिल जाना चाहिए। अनान का दिल अब भी खौफज़दा था। जब आइस ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, मेरा भी यही ख्याल है, अब जब मैं हूँ यहाँ तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वहाँ कोई तो हो जो मेरी गैर मौजूदगी में सबके साथ हो। तुम्हें ही सबको जाकर सारी हकीकत भी बतानी है। आयस ने तासुब से मिन्नत की, जबकि वापसी का ख्याल ही हनान का दिल बोझल कर गया। यानी आप चाहते हैं सबको फिर उससे उससे बदगुमान और नाराज़ कर दूँ? लाला सब मुझे कसूरवार ठहराएंगे। कमो परेशानी में इंसान लिहाज मुरवत भी तर्क कर देता है। सब पूछेंगे मेरा क्या काम था बैंकॉक में, मेरे पास तो इस पहले सवाल का जवाब नहीं है। मैं क्या किसी को संभाल सकूँगा? हनान ने भी दुख से जुल्म ना हटाने की गुजारिश की तो आयस से कुछ लम्हे कुछ बोला ही ना गया। देखो हनान, तो मेरी बात समझ नहीं रही, यहाँ तुम्हारा रहना खुद को मुजरिम समझ कर कोड़ना मामले का हल नहीं है। तुम ही सबको अच्छे से सूरत हाल से आगाह कर सकते हो। मेरा अभी यहाँ से जाना मुमकिन नहीं, लेकिन आलम हाउस में एक बेटा तो होना चाहिए। आज की बात समझ कर भी वो समझना न चाहता था। लाला मुझे अपना फ़ोन दे, पहले मुझे अशफा से बात करने दे, फिर सोचता हूँ। वो ज़बरदस्ती से ही कायल हुआ तो आयस ने फ़ौरन फ़ोन निकाल कर लाडली को थमाया और खुद फ्रेश होने वाशरूम में घुस गया, क्योंकि तलाश से बेचारा थक चुका था। अशफा का फ़ोन उसके रूम में ही था, वो साथ मार्केट जाते भी नहीं लेकर गई थी। जब अनान ने कॉल की तब फजीला कमरे में ही थी, सफाई कर रही थी। आयस भैया का नाम देखे इसने फौरी ज़रूरी समझते फौरी फ़ोन उठा लिया। अशफा, अनान के पास फजीला पहचान की। अनान साहब, मैं फजीला हूँ, अशफा बाजी किडनैप हो गई हैं, यहाँ सब बहुत परेशान हो, शायद ईमान बीबी की किसी गलती की वजह से हुई हैं। फजीला ने फ़ोन लगते ही ये सब बताकर अनान का रहा सा दिमाग भी सुन कर दिया। व्हाट? तुम होश में तो हो फसीला? अनहान घर जा, साहब सच कह रही हूँ। कुछ देर पहले ही जहान और जहान साहब 50 लाख इन अगवाकारों को देने निकले हैं। साहिर भाई के यार है ना मुहिब भाई, वो भी निकले हुए हैं शबा बीबी के पीछे। मजीद अनान से एक लफ्ज़ भी सुनने ना हुआ। महसूस हुआ उसका दिमाग फट जाएगा। फ़ोन बंद किए वो जहाज से अपना पासपोर्ट निकालता, साथ ही फ़्लाइट ऑफिस कॉल मिला चुका था। बदकिस्मती से 3 घंटे बाद की फ़्लाइट मिली। 5 घंटे इस्लामाबाद पहुँचने में लगते। फ़ोन मैट्रेस पर फेंकता हुआ सर गिराए मैट्रेस पर बैठा, ज़मीन धुंधला गई। तुम मुझे ऐसे वापस आने पर मजबूर करोगी, सोचा नहीं था अशफाक, किस हरामजादे की मौत आई है जिसने अनान इब्राहिम की इज्जत पर नज़र डालने की जुर्रत की। या अल्लाह, मुझे हर तरफ से बेबस मत करें कि मेरा दम घुट जाए। अनान की कर्ब की कोई इंतहा न रही। आयस शावर लिए बाहर आया तो अनान की तकलीफ देखते टावल वहीं फेंकता उसकी तरफ लपका। अब क्या हुआ है तुम्हें? आयस ने उसका चेहरा अपनी तरफ फेरते घबराए लहजे में पूछा। लाला, किसी ने अशफा को किडनैप कर लिया, ऐसे कुछ हुआ तो मेरे हक में या जो आखिरी सांस अटकी है ये भी इस थक चुके जिस्म का साथ छोड़ देगी। अनान के दर्द भरे इंकशाफ ने आयस के चेहरे का रंग लट्ठे की मानद किया। व्हाट? लेकिन किसने? ओ मेरे खुदाई, हमारे साथ हो क्या रहा है? आयस का तो दिमाग चकरा गया। तुम्हें जाना चाहिए अब प्लीज़। आयस ने इसे ज़्यादा देखते ही झंझोड़ा। 3 घंटे बाद की फ़्लाइट मिली है, लेवल देखे मेरी बदकिस्मती का। बहुत पर गुस्सा हुआ जबकि आयस इस दर्जा दरमानगी पर गहरा सांस खींच कर रह गया। एक तरफ जहान और ज़ियान किडनैपर्स को 50 लाख की अमाउंट देने निकले थे, वहीं दूसरी तरफ मुहिब के खास आदमी ने इस गाड़ी की लोकेशन भी ट्रेस करके मुहिब तक पहुंचाई। शाम 4 का वक्त था जब मुहिब इस मतलूबा इलाके पहुंचा। जोए उसके साथ थी। तुम यहीं रुको, गाड़ी से बाहर मत निकलना। अपनी गन लोड करते मुहिब ने गर्दन मोड़कर बैठी जोए को सख्ती से समझाया, मगर वो हाथ चक्रे रोक गई। तुम अकेले मत जाओ, थोड़ी सी फाइट मुझे भी आती है, मदद कर सकती हो तुम्हारी, मुझे भी ले जाओ मुहिब। इश्फा की बहुत फिक्र हो रही है। जोए के यहाँ तक साथ आने तक तो वो राज़ी था, पर मजीद जोए को मुसीबत के मुँह देने पर कतन राज़ी ना हुआ।
कोई ऐसा भी है जिसकी फ़िक्र नहीं है तुम्हें? प्लीज़ ज़ोई यहीं वेट करो मेरा, मेरे 2 लोग मुझे जॉइन कर लेंगे, थोड़ा आगे गाड़ी लाओ की रखना, मैं आता हूँ। चुकर इसकी जबीन जो है सख्ती से कहे गाड़ी से निकला और उसके जाते ही ज़ोई ने चारों नाचार गाड़ी लॉक की। लेकिन तभी से हौसला हुआ जब मुहिब को 2 लोगों से मिलकर कोने की जानिब वजल होते देखा। अशफा को कुछ ना हो, प्लीज़ ना मेरे मुहिब को, दोनों की हिफाजत करें अल्लाह। सर पर दुपट्टा ओढ़े ज़ोए ने चंद हिफ्ज़ ज़ुबानी दुआएं पढ़नी शुरू कर दी, जबकि मुहिब और उसके 2 साथी मुसलसल मतलूबा जगह की सिमत बढ़ते गए। जारी है कैसी लगी शॉकिंग सी कि साहिर तो लंबा फंस गया बेचारा, 10 माह से पहले तो वो नहीं निकलेगा। क्या ख्याल है क्या होने वाला है? धड़कनें थमी हुई होंगी यकीनन। कल की किस काफ़ी कुछ समेट देगी इंशाल्लाह। अब नावल को ऐसा ऐसा समेटना शुरू कर दूँगी मैं, तो आपने फ़िक्र नहीं करनी। ये 75 73 टू इधर तक एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मज़ीद स्पेशल एपिसोड्स आपको बस की चाहिए तो फिर हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन एंड बस होने वाला है। थोड़ा गैप होगा, उसके बाद फिर एक एक्शन एपिसोड होगी 10 मंथ बाद, और थोड़ी सी इमोशनल। तो इस तरह की कुछ थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं, तो फिर हम इसको जल्दी से समेट देंगे। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं। नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं 68 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।